सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा में 90 विधानसभा हैं और 90 विधानसभा में से एक विधानसभा ऐसी थी जब मैं एमएलए का सर्वे करने गया, एमएलए इलेक्शन का, तब वहां पर अक्सर मैं क्या करता था, पहले जगह का सर्वे करता था, फिर विधायक जी से मिलता था। लेकिन जगाधरी में सबसे पहले मैं विधायक जी से मिला। फिर मैंने सोचा कि भाई अब गांव का सर्वे करूं, वहां के लोगों से बातचीत करूं। तो वहां पर क्या कुछ बातें हुई मैं बताऊंगा आपको। वहां पर जब मैंने हमारे विधायक जी का बात की तो उनसे पूछा कि जी आपने क्या कुछ काम यहाँ करवाए। तो विधायक जी ने ये कहा था मेरे को कि भाई जगदीप, जो 5 साल के काम हो मैंने 3.5 साल में पूरे करा दिए, कोई काम बचा नहीं। अगली योजना के मैं सोच रहा हूँ कि मैं कराऊँ। फिर मैंने कहा कि वैसे ही कि भाई जी जनता सो थोड़ा सा नाराज़ है। साहब का कहना था कि जगदीप, कहीं भी अगर जनता ये कह दे ये काम नहीं हो रहा, मैं अड़े बैठा हूँ, तू घुमाया इतना। पूरा दिन जगाधरी में घूमा, पूरा दिन सर्वे करा, कहीं भी कोई नाराजगी नहीं थी। सिर्फ 90 विधानसभा में इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं था। हमारे साथ है कंवरपाल गुर्जर जी। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। तब तो सर आप स्पीकर भी थे और अब आप शिक्षा मंत्री हैं। जी जी। लेकिन मैं दोनों से रिलेटेड बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि आज आप गोहाना में हैं। जी जी जी। और किसानों का एक मुद्दा यहाँ पर उठा हुआ है। जी जी जी। किस तरीके से आप उसको देख रहे हो, किस तरीके से इलेक्शन जीत सकते हैं आप? देखिए, ये जो मुद्दा है ना जी, ये कोई मुद्दा है नहीं वास्तविकता में, ये मुद्दा बनाया गया है। जहाँ तक मैं आपसे एक बात कहूँ कि जिस टाइम सरकार ने एक निर्णय लिया जी कि किसानों को डायरेक्ट पेमेंट करनी जी, तो उस टाइम जो आड़ती थे वो हमारे पास आए कि जी आप ऐसा ना करो और ये पेमेंट ना करो। हमने उस टाइम में उनसे कहा था कि देखो दुनिया बदलती जा रही है, ऐसा ऐसा ये होगा, अब की बार हम रोक देंगे, ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार होगा। तो अगली बार भी फिर वो आए कि भी नहीं होनी चाहिए, तो अगली बार भी हमने कहा कि चलो अगली बार नहीं, अगली बार कर देंगे, अगली बार चुनाव आएगा फिर। तो 3 साल ऐसे ही निकल गए। हमने उस टाइम भी कहा था उनको कि दुनिया बदलती जा रही है, अब ये चल नहीं सकता, पेमेंट तो डायरेक्ट ही होगी। और जब हमने डायरेक्ट करने का निर्णय लिया ना, तो उसके बाद आड़तियों ने एक नीचे एक बात शुरू कर दी और उसके साथ उन्हें कुछ दूसरे लोग किसानों को भी भगाना शुरू कर दिया। और वो एक मुद्दा उन्हें बना दिया कि भाई ये तो किसान के खिलाफ है, किसान का ये नुकसान कर देगा, किसान का वो नुकसान कर देगा। और ऐसे में ही किसान यूनियन उसके बीच में कूद गई। किसान यूनियन में भी काफ़ी लोग वहीं थे जो आड़ती थे और कुछ लोग ऐसे थे जो उनके साथ वैसे ही लग लिए। अब जैसे ही उस आंदोलन ने थोड़ा सा जोर पकड़ा तो उसके बाद कांग्रेस ने सोचा, क्योंकि कांग्रेस के पास भी कुछ था नहीं, तो कांग्रेस ने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं ऐसी में जी, और हम भी इसके साथ लगते हैं। तो कांग्रेस भी उसके साथ लग ली। यही स्थिति पंजाब की है, यही स्थिति हरियाणा की, बाकी देश में कहीं आंदोलन नहीं है। तो वास्तविकता में ये आंदोलन किसान का आंदोलन नहीं है, बल्कि आड़तियों के पक्ष का आंदोलन है। मैं अपनी बात समझाने वास्ते आपको कह रहा कि किस तरीके से है आड़तियों के पक्ष का आंदोलन। अब जब हम ये अनाज खरीद रहे थे तो हम पेमेंट कर रहे थे आड़ती को। कानूनी रूप से हम बहुत पुराने टाइम से गलत करते रहते, चाहे कोई सरकार थी वह गलती से कर रही थी, क्योंकि अनाज किसका खरीदा? किसान का। और पेमेंट किसको दे दी? आड़ती को। आड़ती का कितना रोल है? सिर्फ इतना रोल है कि उसके फड़ पे आके हमने अनाज रखा, उसने हमारा उसकी पैकिंग कराई, या अगर सफाई की जरूरत थी सफाई कराई, या उसने उसकी दुकान पे मैं बैठा, बस यही सुविधा दी। उसके बदल उसको 2.5% मिल गया। तो उसके बाद उसको पेमेंट देना क्या तो है। और अगर ये पेमेंट हम आड़ती को देते हैं तो निश्चित तौर से किसान कमजोर होता है। कैसे कमजोर होगा? अब मैं छोटा किसान हूँ, 3 एकड़ का, मैंने अपनी गेहूं डाल दी आड़ती के पास जी। और डाल दी। जब उसके बाद 5 दिन या 7 दिन के बाद मैं गया और मैंने आड़ती से कहा, सेठ जी मेरा हिसाब कर दो। तो आड़ती ने कहा कि नहीं बहुत भीड़ है आज तो नहीं सामनेगा। फिर मैं दूसरी बार गया, उसने फिर कह दिया कि आज तो बहुत भीड़ है। तीसरी बार गया, तीसरी बार भी उसने कह दिया। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, किसी जिम्मेदार से पूछ ले, ऐसे ही होता है कि भीड़ है। लेकिन जैसे मंडी का सीजन खत्म हो गया, फिर मैं गया तो उसने कहा बैठ भाई हिसाब कर देंगे। उसने अपना मुनीम बुलाया, बोला वो करिए भाई इनका हिसाब। वो साहब लेगा आएगा। अगर जी 8,000 आपने ब्याज पे लिए थे पैसे, बोले ठीक लिए थे जी। आप खाद ले गए थे, बोले ले गए थे। पेस्टिसाइड ले गए थे, बीज ले गए थे, बोले ठीक है। तो उसने 14,000 का मेरे हाथ में पर्चा दे दिया। 8,000 खाद नहीं, 8,000 पे ब्याज, खाद सारा कुछ कर दिया। उसने 2.5% का मेरे पर सूद लगा दिया, खाद का सारा लगा दिया, पूरा लगा दिया। और उसने कहा कि 6,000 आपके बकाया, 6,000 उसने मेरे हाथ में दे दिए, क्योंकि पैसे उसी के हाथ में है ना। बिल्कुल। अब अचानक हमने चेंज कर दिया, हमने वही पैसे किसान खाते में डाल दिए। अब जब किसान खाते में डल गए तो चाहे मंडी कितनी चल रही, आड़ती का फोन जाएगा किसान के पास, चौधरी साहब पैसे आ गए थे, बोले आज ही आ गए, चलो देखियो साहब कर दियो,
कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन चौधरी कहेगा तेरे में बहुत भीड़ हो रही, बाल तो रहने दे। सीजन के बाद चौधरी साहब आवेंगे, जैसे ही चौधरी साहब दिखाएंगे, राम राम कराएंगे, तो एकदम सेठ जी कहेगा भाई जल्दी चाय मंगवा और कुछ खाने का मंगवाइए। और वो बैठावेगा, बैठो चौधरी साहब। बोले अभी क्या साहब? साहब वही का वही है जो मैंने पहले पढ़ाया जी, वही साहब उसने किसान को दे दिया। लेकिन किसान ने आधे को देख कर गया कि सेठ जी 2.5% का ब्याज धरती पे कहीं नहीं है, वो फलाना 1.5% दे रहा, वो फलाना 1.5% दे रहा, वो फलाना 1.5% दे रहा जी। और 2.5 आपने गलत लगाया, आप 1.5 लगाओ। ठीक है, 1.5 नहीं लगाने का, आप 1.25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फिर खाद का और रेट कहेगा तो ये 25 रुपये फालतू लगा रखे। सोसाइटी में रेट था, फलाने जगह रेट था, फलाने जगह रेट था, कंपैरिजन में बात आ जाओगी फिर जी। तो क्यों कराएगा कंपैरिजन? क्योंकि उसकी जेब में पैसे हैं, पैसे आड़ती की जेब में नहीं है, तो वो उसकी तुलना करके पैसे देगा, निश्चित तौर से वो अपर एंड होगा। तो इसका फायदा सारा का सारा टोटली किसान को है। अब दूसरा ने कह रहे कि बाहर बेचने की छूट मिल जाएगी, इससे मंडी खत्म हो जाएगी। कोई चेंज ही नहीं करा, सारे में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। आप मुझे कोई एक परिवर्तन दे दो, एमएसपी जू का तू, मंडी जू की तू, केवल एक छूट दी कि आप अपने अनाज में बाहर बेच लो। अब आप मेरी बात सुनो, देखो अब मंडी में आप गए तो मंडी में 10 डेयरियां आपने ऐसी मिलेंगी जो चमक रही है, एकदम बढ़िया चमक रही, बिकेंगे तो उस पर एमएसपी भाई, कितनी चमकती रहो, कितनी सोनी हो मैं। लेकिन अगर वहीं बाहर चले जाओ तो 100 रुपये फालतू बिक सका। तो हमने उसने छूट दी, तेरे पास बहुत बढ़िया, बाहर बेच ले जाएगा अपना, कोई जरूरी मार पे बेचना, अगर नहीं बिका फिर मार पे बेच लिएगा। हम तो एमएसपी तो देने तैयार ही हैं। एमएसपी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे लास्ट का जी। वो सरकार ने कहा मैं दूंगा, मेरी गारंटी है। और अगर तो ज़्यादा ले सका तो ले लेना, बाहर जाएगा, ले बाहर जाएगा, पूरा ट्राई करना, कोई अच्छी चीज़ पैदा कर, ज़्यादा रेट का ले, नहीं तेरा बिका का फिर मेरे पास ये वह छूट दी। अब ये कह रहे कि छूट पहले थी, कहीं बेच सका था किसान, किसने रोका था? ये बात सही थी, किसान बेच सका था, व्यापारी खरीद नहीं सका था। व्यापारी नहीं खरीद सका था, किसान से किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब व्यापारी लेकर जाता तो व्यापारी ने पकड़ लेते, क्योंकि तो ये मार्केट फीस की चोरी कर ली। हमारे यहाँ छोटा छोटा काम करा लोग, जो सामान लेना वहाँ शहर में, तो आते वो पर ऐसे क्यों लेकर आ जाए 10-12 क्विंटल 15 क्विंटल, किसी पे से 1 क्विंटल, किसी पे 2 क्विंटल, किसी पे 3 क्विंटल ले ली, क्योंकि उनका किराया बन जा, और जत्ते में सामान लेकर जा। तो अब उसमें 10 लोग हैं ना जी, 5 लोग काम करा जिनमें इतनी हिम्मत है चोरी करने की, मार्केट फीस की। 5 इसलिए काम नहीं करते कि जुर्माना ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन जब ये आज हमने खत्म कर दिया, वो करेंगे नहीं करेंगे सारा काम। अब ये कहें मेरे यहाँ यूपी है, मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ 3 स्टेट बिल्कुल इकट्ठे हैं। मेरे यहाँ हिमाचल का भी ना जावा, यूपी का भी ना जावा, और हमारा भी अपना है। मुझे पता है कि किस तरीके की दुर्गति होती। 100 रुपये कम बेचते थे, 100-150 रुपये यूपी वाले कम बेचते थे, 100 रुपये हिमाचल वाले कम बेचते थे। आज उन्हें कम बेचने की जरूरत नहीं है। तो इससे जितने भी हैं लाभ। दूसरी बात, अगर आप अपनी खेती को डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनिक पैदा करना चाहते हैं, मैं 3 एकड़ का किसान हूँ, मैंने कहा मैंने ऑर्गेनिक पैदा कर दी। अब संजय शर्मा जी से किसी ने पूछा वो कुंवरपाल कहाँ ऑर्गेनिक पैदा कर रहा, बोले जी कहाँ दो पर पतन रात में गिर लेता होगा, मेरा तो कर दिया ना काम तमाम जी, तो मैं किकर बेच दूंगा जी। लेकिन अब वहाँ एक आड़ती बैठ गया ऐसा जो ऑर्गेनिक की चीज़ खरीद रहा, तो उसके पास एक ऐसी मशीन भी उसने ले ली कि उसमें आप अपना अनाज डाल लो, सब्जी डाल लो, कोई भी वो मशीन बताएगी ऑर्गेनिक है कि नहीं है। तो वो व्यवस्था वो कर सका, मैं नहीं कर सकता, मैं छोटा किसान हूँ, मुझे बचाओगा नहीं बचाओगा। ने कहेंगे भाई किसान इस चीज़ को बाहर कैसे लेकर जा, महाराष्ट्र कैसे लेकर जाएगा। हमने कह दिया कि किसान अपनी चीज़ ने कहीं बेचो जी, तो ये कहेंगे 2 एकड़ का जिम्मेदार महाराष्ट्र कैसे लेकर जाए। हमने कभी कहा महाराष्ट्र बेच का हो, लेकिन अभी आपने सफेद आम खाया था जी, वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का किसान लेकर आया था, बीच का आदमी लेकर आया था। अभी आपने मलियाबाद का दशहरी खाया तो किसान लेकर आया था, बीच का आदमी लेकर। पर अगर ये बीच के आदमी पर कानूनी राइट ना होता तो कैसे तो वो 11 था, और अगर ये ना लगता तो मलियाबाद के दशहरी क्या लगता, पिटता ना, सही बात है, सफेदा पिटता ना, सही बात। तो कानून था इसलिए उसने आएगा यहाँ चीज़ बेच दी। अब ऐसे ही हम कोई चीज़ पैदा करेंगे तो बीच के आदमी को जब ये राइट होगा बेचने का, तो जब उसको वो बेच देगा तो निश्चित तौर से जैसे डिमांड बढ़ेगी तो बाहर बेचकर किसान ने उसका लाभ होगा। अब ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को तो तबाह कर देंगे, मजदूर बना देंगे साहब उसको जी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, मैं नहीं, मेरे पिताजी मेरे बाबा जी ने भी खेती करी, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये शुगर मिल ना होता ना तो शायद हम बहुत पीछे रह जाते, अगर ना होता जी। अब उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में हावी था जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला सरमाएदार था। अब सरकार ने सोचा कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि इसमें किसान सेफ है। किसान ने पहले बात कर ली भी इस रेट पर
इस रेट पर लेगा ना, बोले हाँ इस रेट पर लेंगे, बोले ठीक है। अब उसमें घाटे नफे की बात यह है कि मान लो कई बार रेट बढ़ भी जा और कई बार रेट कम भी जा। अब मान ली मेरे यहाँ टमाटर पैदा हो, एक फैक्ट्री वाला आया कि मैं फैक्ट्री लगाने लग रहा, भाई यहाँ बोलो टमाटर किसे बो दोगे। अब एक बात होगी 30 रुपये किलो में टमाटर खरीद दूंगा जी। और किसान ने कहा ठीक है हम 30 रुपये बेच देंगे, दे दूंगा आपसे, मुझे मार्जिन है उसमें। ओएस का रेट 40 रुपये भी जा, 50 रुपये भी जा, और ओएस का रेट 2 रुपये भी जा जी। तो लेकिन किसान सेफ तो है क्या ना जी। अब वो क्या कर सका, मैं क्या कर सकूं, मैं अपने टमाटर ने मंडी में लेकर जा सकूं, 2 दिन रख सकूं, कोल्ड स्टोर पर रखूं, कुछ नहीं है मेरे पास चारा उसका। लेकिन क्योंकि उनसे इंडस्ट्री लगा ली, वो उसकी चटनी बनाएगा, यहाँ से दूसरे देश में बेच सका। तो अगर मैं सेफ हो जाऊंगा तो उसमें मेरा ही फायदा होगा ना जी। दूसरा क्या है कि इस बिल में साफ कर दिया कि आप एक फसल से लेके 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सका, जमीन का नहीं, फसल का, जमीन का नहीं। ये कर दिया किसान के हित में। दूसरा किसान के हित में क्या कर दिया कि उसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां लगाया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो नहीं हटाता, क्योंकि ताकतवर आदमी था पहले करा था ऐसा, अगर वो नहीं हटाता तो टाइम के बाद वो किसान का हो जाएगा, आप उसको परेशान नहीं कर सकते किसान को। और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि अगर किसी भी कारण से कोई जलवायु का परिवर्तन हो गया, ओले पड़ गए, पाला पड़ गया, तो किसान बाध्य नहीं है उसकी शर्तों को पूरी करने के लिए, ये उसमें एक परिवर्तन कर दिया। और चौथा क्या करा कि भाई अगर किसान ने उससे पैसा लेना तो 3 दिन के बाद उसको ब्याज समेत पैसा देना पड़ेगा किसान का। आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसके पैसे देने। और अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा लेना किसान पते तो वो उस पर ब्याज नहीं ले सकता। तो ये सारी जो चीजें थी वो सारी की सारी किसान के हित की करी। और अब ये कह रहे कि साहब उन्हें तो ये कह दिया कि भाई जो केस है वो केवल एसडीएम कोर्ट में जाएगा। हाँ। वो हमने उसके पक्ष का कराया, वो भी किसान के पक्ष में है जी। अब मान लीजिए ये केस सिविल कोर्ट में चला गया जी, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बड़ा आदमी है, उसके पास तो वकील वैसे ही है, तो वो तो किसान लड़ जाएगा। 3 एकड़ का किसान है, 4 एकड़ का किसान है, चाहे 5 का भी है, वो कब तक लड़ाई लड़ागा, वो लड़ाई लड़ सकता, तो वो परेशान कर सका। लेकिन हमने कहा कि इसका फैसला एसडीएम करेगा, और एसडीएम के बाद अगर आपका कोई इतराज है तो इसका फैसला डीसी करेगा। और हमने लिमिट कर दी कि 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करागा, आप ऐसे नहीं कर सकते, लटका के नहीं रख सकते। तो हमने किसान के हित में कर दिया कि किसान को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारा का सारा किसान के हित के लिए सरकार ने कराया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी थी, लेकिन आज बढ़ाने के लिए जरूरत के हिसाब से इसमें कहीं भी आप देख रहे हैं कहीं भी वो बंद मजदूर बन नहीं रहा, वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, सारे के सारे नियम उसके लिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब स्टॉक की छूट दे दी कि कोई भी कंपनी स्टॉक कर सका और उसकी छूट है जी। तो अब अडानी अंबानी आवेंगे, 2 नाम इनके याद हैं, अडानी का अंबानी का, तीसरा ने अब तक लिया भी नहीं होगा, आप भी निर्धन नहीं। तो नए अडानी अंबानी सारी गेहूं खरीद लेंगे और उसके बाद ब्लैक कर देंगे। हाँ। गेहूं की ब्लैक कर देंगे जी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ब्लैक वाला धंधा जो है ना जी, जो ब्लैक वाली सरकार हो उसके टाइम में ही हो। मैं दावे के साथ कह रहा, जितना टाइम कांग्रेस ने राज कराया, गूगल पे रिसर्च कर लो आप, अगर आप 1 साल मुझे ऐसा बता दो कांग्रेस का कि जब ब्लैक ना हुई हो, और 12 साल है बीजेपी के राज ने, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का राज रहा, 6 साल नरेंद्र मोदी जी का राज रहा। अब फिर आप गूगल पर सर्च करो, खाद का गड़बड़ हुई थी जिस टाइम हमारी सरकार आई थी, वो इनकी वजह से हुई थी, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर ठीक नहीं दिया था। नहीं तो उसके अलावा एक चीज बता दो, अगर 12 साल में किसी चीज की ब्लैक हुई हो। ब्लैक तो जब ब्लैकियों की सरकार हो, जब सरकार नरेंद्र मोदी की, अटल बिहारी वाजपेयी हो, तो ब्लैक का कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये जो गैस है जहां मिलन थी ना, आज आपके सामने है कि आप फोन करो गैस तुरंत आवा। दूसरी बात क्या है कि जिस टाइम इसके ऊपर प्रतिबंध लगा उस टाइम हमारे पास चीज कम थी बहुत, उस टाइम जरूरत थी इस बात की कि कोई स्टॉक ना करा। अब हमारे पास फालतू है, आप रोज वीडियो दिखाते रहे, आज यहाँ गेहूँ खराब होगी, यहाँ चावल खराब हो गया, या फलानी चीज खराब हो गया, डिगड़ी चीज खराब होगी। अगर उसको बचाने के लिए हमने प्राइवेट आदमी को कहा कि भाई आप भी स्टॉक कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादा है, हमारी जरूरत है 50 क्विंटल की है, हमारे पास 100 क्विंटल, या हमारी जरूरत 60 की है, हमारे पास 100 क्विंटल, आप भी स्टॉक कर लो, क्या दिक्कत है। और उसमें भी एक प्रावधान रखा कि अगर देश में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जरूरत है, तो उसको निरस्त भी किया जा सकता है, फिर आपको स्टॉक का राइट नहीं रहेगा। लेकिन हमने राइट दिया, इससे फायदा किसका होगा कि जो चीज़ नष्ट लग रही हो, अगर कोई दूसरा आदमी उसको स्टॉक करके, उसको साफ करके, मान लीजिए कल कोई भी आदमी है जो बड़ा आदमी, वो खरीद लिया उसने, और उसने वह गेहूँ साफ कर दी, बढ़िया कर दी, धोए के बिल्कुल उसकी पैकिंग करी, उसने कहा कि भाई मैं इस पे 100 रुपये फालतू लूंगा, वो ले लो,
ठीक तरीके से रखागा, अच्छे तरीके से रखागा, मुझे चीज़ अच्छी मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 50 किलो गेहूँ सिर्फ चाहिए। अगर मुझे साफ हुई मिलेगी तो मुझे 100 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि मुझे 300 रुपये में दूसरा आदमी बुलाना पड़ेगा वही काम करने वास्ते। तो उसमें दिक्कत क्या है? उससे तो देश की जो फूड है वो सिक्योर रहा, फूड सिक्योरिटी की तो इससे कोई नुकसान नहीं। मतलब तीनों के तीनों बिल जो हैं 100% किसान के हित में है, और निश्चित तौर से किसान को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो किसान नए तरीके की खेती करना चाहता है उसको आगे बढ़ने का मौका इसमें मिलेगा। ज़्यादा मैं समझ जिस देसी तरीके से आपने बताई जी बात, उस देसी तरीके से इतनी लेट क्यों हुई यह बात? पहले क्यों नहीं बताएगी? या पहले वेट कर रहे थे भाई, पहले कांग्रेस या विपक्षी ने हंगामा उठा लिया, फिर हम उनको डिफेंड करके उनको बिल्कुल डाउन मारा? नहीं, देखिए नहीं बताया तो हम बताए तो रहे, ऐसी बात नहीं। और लीडरों ने बताई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी बताया तो सब रहे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास तो कुछ था नहीं। अब कांग्रेस ने इसको कह दिया। कल भी मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का बात देख रहा था, बोला भाई तुम ये बताओ अगर ये एमएसपी खत्म हो जा तो कैसा लगेगा? बताओ, किसी ने कहा एमएसपी खत्म? अब ये तो अब एक लिखी क्यों नहीं जी? हाँ, मैं भी उसी पे आ रहा था आपकी बात में। अब ये कह रहे कि साहब एमएसपी आपने लिखी क्यों नहीं जी? मैं इनसे पूछ रहा, नहीं तो लंबे टाइम तक राज करा, इन्हें लिखी थी? एमएसपी जो है वो शासकीय आदेश है। अब ये एक बात कह रहे कि भाई एक कानून बना दो, जो भी आदमी एमएसपी से नीचा खरीदेगा उसको सजा हो जाएगी। अगर ये कानून बन जाना जी तो सारा कानून किसान के खिलाफ है टोटली। अगर आज ये कानून बन जाके आप एमएसपी से नीचे कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। अब मैं दावे के साथ कह रहा, एक आदमी 2 क्विंटल गेहूँ बेचनी और 2 क्विंटल बड़ा मंडी में लेकर जाना चाहता, क्योंकि उसने पता कि अगर मंडी में लेकर जाऊंगा तो किराया है 500 रुपये या 400 रुपये है, और यहाँ मेरे पता 25 रुपये क्विंटल कम कोई लेने लग रहा, तो वहाँ मुझे पड़ रहे 50 रुपये कम मिल रहे, वहाँ मुझे 400 रुपये और फालतू देने पड़ेंगे। वो कहेगा तो 25 रुपये कम लेता जाना तो ही बेच लिया जाएगा। वो 4 जनों इकट्ठी करके लेता है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, 8 क्विंटल, 10 क्विंटल ही फसल बेच रहे। उनकी संख्या बहुत बड़ी है। जो उनसे 100 क्विंटल बेचने वाले, ना 200 क्विंटल बेचने वाले, 500 क्विंटल बेचने वाले, इनकी संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। देश में जो किसान है ना जी, वो 1 एकड़ से नीचे की संख्या ज़्यादा आएगी, 1 एकड़ से भी नीचे की संख्या ज़्यादा आएगी। तो जो इतना छोटा किसान है वो क्या करेगा? दूसरी बात क्या है, जैसे ही मंडी का सीजन समाप्त हो गया जी, अब एमएसपी तो सरकार वहीं तक देगी ना जब तक मंडी चलेगी, उसके बाद तुम देगी। और उसके बाद मुझे जरूरत है पैसों की, मेरे पास चीज़ रखी गेहूँ रखी, मैं बेचना चाहूँ और आप खरीदना चाहें, और आपने पता कि रेट तो कम है, आप अगर 50 रुपये कम खरीदना चाहें तो आप सोचोगे 50 रुपये कम तो दे देगा यो, पर यो गेली रपट भी तो कर देगा मेरी। तो वो कहेगा ना मैं तो खरीदता नहीं, क्योंकि इसके तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देगा। तो वो ये कहेगा था आप 50 की तो बात छोड़ दो, तुम 200 रुपये कम खरीद तो ठहर तो ले जा किस तरीके से, मुझे पैसों की जरूरत है। मतलब इसमें तो उल्टा किसान का ही नुकसान, शोषण हो जाएगा, किसान को ही नुकसान हो जाएगा। ये कोई वो नहीं है, मतलब सही बात नहीं। सरकार ने एमएसपी जो है वो मंडी जब तक चलेगी तब तक उसको निर्धारित करे, जिस व्यक्ति ने उस टाइम बेचना उस टाइम एमएसपी मिला उसको। दूसरा पॉइंट ये है कि एसडीएम के आगे वो मुकदमा जाएगा, डीसी के आगे वो मुकदमा, क्या वो मुकदमा डीसी से भी अगर संतुष्ट ना हो तो कोर्ट में जा सकता है वो? नहीं, कोर्ट का उसका क्या नहीं। अगर वो कोर्ट में जा सकता तो कोर्ट में दोनों जा सका ना जी। आप ऐसा तो नहीं करते कि किसान कोर्ट में जा सकेगा और जो आदमी है मेन, हाँ, जिसने उसके साथ बिजनेस किया, डील करी और वो जा ना सका, तो उसको तो किसान तो उसमें उल्टा फंसागा। किसान को उससे बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया ताकि ऐसा ना हो कि किसान को परेशान किया जाए, क्योंकि सिविल कोर्ट में तो फैसला 10 साल भी ना फैसला हो। अब किसान थोड़ी देर वेट करता रहेगा बेचारा, उसका छोटा सा मामला है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करी, उसके 2 एकड़ की ज़मीन थी या 3 एकड़ ज़मीन थी, उसने टमाटर पैदा करे और वो चलेगा सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में तो वो वहीं घूमता रहा बेचारा। इसीलिए सरकार ने कहा कि 30 दिन में इसका फैसला होना चाहिए। ओके, तो सर एक मोटी सी बात हम ये मान के चलें, अभी 3-4 साल ये सरकार चल रही है 2024 तक। खैर कांग्रेस तो कह रहे हैं 2022 तक खत्म हो लेगी, निपट लेगी। फिर भी मैं ये मान के चलूँ अगर 2024 तक चले, इन 4 सालों में अगर सरकार का ये किसान बिल सही काम करता है तो सही है, नहीं इसमें कुछ बदलाव हो सकता है बाद में? देखिए, इसमें कोई कमी नहीं है। और बदलाव क्या है? बदलाव तो हर चीज़ का होता है। मान लीजिए एक कानून बनाया, उसमें कहीं कोई खामी, कोई भी कानून बना हो, सब में कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। मान लो उसके मैंने एक अच्छी सोच लेके ये चीज़ शुरू करी और मुझे लगा कि इसमें कोई खामी है, तो कभी भी कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। क्या बात है उसमें? पार्लियामेंट के पास तो पूरे राइट हैं, वो तो कुछ ही कर दे। अब संविधान में इतने संशोधन लिए तो जो संविधान उस टाइम लिखा था उस टाइम थोड़ी पता था, लेकिन ऐसा उसमें
संशोधन होते रहे। और दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था कहीं आपके चैनल पे था, किसके चैनल पे था, वो कहा जी बाजरा नहीं मेरा लिया, मेरा बाजरा को रोपड़ा। मैं दावे के साथ कर लेकिन सुखबीर यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने कितना खरीदा और हमने कितना खरीदा। हमने 3 गुना खरीदा इनसे, 3 गुना। धान भी हमसे इनसे ज़्यादा खरीदे हमने, गेहूँ भी इनसे ज़्यादा खरीदी हमने। अब उसके बावजूद भी कोई कहे कि मेरा बाजरा को रोज रहा, तो अब यहाँ प्रचार करने ने कुछ ही कहा, लेकिन हमने इनसे 3 गुना से ज़्यादा बाजरा खरीदा। और मैं अभी आपको मैं सरकारी आंकड़े दिखा दूंगा आपको, मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं और मैं ले गया, और वो भी मेरे पास अभी 4 दिन पुराने हैं। ओके, तो हमने सारी चीज़ पहले से बेटर की किसान के लिए। बड़ौदा इलेक्शन पे आ जाते हैं सर। बड़ौदा इलेक्शन की स्थिति क्या है, आपने क्या कुछ अभी तक देखा? देखिए, मैं तो एक बात समझता हूँ कि बड़ौदा इलेक्शन में देखो, अब तक यहाँ जो है ना जी, इंडियन नेशनल लोकदल है उसका विधायक जीतता रहा पहले जी, और अब लगातार कई प्लान से यहाँ कांग्रेस जीतती रही जी। तो अगर हल्के की डेवलपमेंट नहीं हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं जिम्मेदार हैं। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तो बात कहते हैं कि मेरी एक दाहिनी आँख है, एक मेरी बाई आँख है, एक मेरी दाई आँख है। तो भाइयों, एक आंख में तो छपका ही नहीं मारा पानी का भी, एक में सुरमा पै दिया, सारा कुछ कर दिया है जी, उसमें आई ड्रॉप्स भी डाल दी, सुरमा भी लगा दिया, एक में छपका ही नहीं मारेगा। देखा तो ये किसकी गलती है? राज उन्हीं का रहा, हमारा राज तो भी है जी। और हमने ये बात कही कि भाई हरियाणा जो है ना, सबका साथ सबका विकास हमने किया। हमने ये नहीं कह रहे हमने किया हमने, लेकिन ये बात निश्चित होती है कि जब विधायक वहाँ का होता है ना जी, उस डेवलपमेंट में फर्क होता है, क्योंकि विधायक बार बार सीएम से मिलेगा और सीएम से जाएगा अपनी बात कहेगा कि ये काम होना चाहिए। हालांकि हमारे सीएम साहब ने कभी कांग्रेस वालों का भी नहीं रोका काम कोई। अगर कांग्रेस ने भी कह दिया मैं गारंटीज दे रहा, जो इंश्योरेंस हमने दी है ना जी, आप विधानसभा कार्रवाई निकाल के देख लियो, आज तक किसी सरकार ने इतने इंश्योरेंस नहीं दिए जितने हमने दिए, जितने को फुलफिल किया जो विपक्ष के थे। लेकिन फिर भी अगर विधायक, आप देख तो लो ना, जो पुराने विधायक थे कितनी बार बोल ले, कितनी बार उन्होंने इंश्योरेंस लिए, रखे नहीं बात। अब अगर यहाँ का विधायक होगा और सरकार के सामने रखेगा, तो मैं दावे के साथ कह रहा कि वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी और निश्चित तौर से यहाँ की समस्याओं का ज़्यादा अच्छे तरीके से समाधान होगा। और मेरा यकीन ही है कि जो समझदार लोग हैं, वो सुलझे लोग हैं यहाँ, तो निश्चित तौर से वो सरकार के पक्ष में वोट देंगे, क्योंकि उन्हें भी चाहिए डेवलपमेंट, विकास चाहिए उन्हें भी। और विकास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, विकास मुझे सारी जगह प्रभावित करता है। अगर मेरी रिश्तेदारी भी होनी ना, वो भी विकास से संबंधित है। अगर मेरा गांव साफ सुथरा है ना, तो तब रिश्तेदारी भी बढ़िया जगहों भी होगी, दूसरे मतलब हर जगह उसका महत्व है विकास का। तो निश्चित तौर से यहाँ के लोग, चाहे नौकरी की बात है, चाहे किस चीज़ की बात है, जैसे अभी 2 कॉलेज सरकार ने मंजूर किए यहाँ, एक यूनिवर्सिटी भी लगभग फाइनल हुई पड़ी, वो तो इसलिए क्योंकि फाइनल करना था, लगभग सारा कुछ फाइनल रह गया, क्योंकि आचार संहिता लग गई, कैबिनेट में आ भी गई थी वो, लेकिन इसलिए रोक ली क्योंकि आचार संहिता लग गई। और जितनी डेवलपमेंट जिस स्पीड से करने लग रहे, तो मैं ये विश्वास रखता हूँ कि यहाँ की जनता निश्चित तौर से सरकार के पक्ष में मतदान देगी। और अगर कैंडिडेटों की भी तुलना करी जाए, दोनों कैंडिडेटों की, तो मुझे नहीं लगता कहीं समानता है। एक तरफ एक राष्ट्रीय स्तर का एक व्यक्ति है, जिसको अगर आप केरल में भी जाएगा पूछोगे, तो केरल का आदमी भी कहेगा अच्छा ये आप हैं, वो भी एकदम खुश हो जाएगा, आज बैठो बैठो बैठो। यहाँ नहीं, अगर अमेरिका में, कनाडा में कहीं भी चले जाएगा, तो आप वहाँ भी देखियोगे, मेरा ख्याल है हजारों हिंदुस्तानी से देखने वास्ते इकट्ठे देंगे कि भाई योगेश्वर दत्ता है। तो एक इतना फेम, इतनी उच्च लेवल का व्यक्ति है। और दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति है, उसको तो मेरे ख्याल के बाल हल्के में भी 5-7 गाँव में जाना, भल्लू है कोई सब, उसके बाद तो बताना पड़ेगा कौन कौन सा है। तो बाहर की तो बात ही छोड़ो, हरियाणा की तो बात ही छोड़ो, तो नाम एक पीछे ऐसा जुड़ गया तो इस करके लोगों को याद हो गया भल्लू भी नाम है। तो निश्चित तौर से लोग जो हैं योगेश्वर दत्त जी को समर्थन देंगे। तो लग रहा है ये इलेक्शन नहीं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जातिगत कितना होगा ये? नहीं, देखिए, जातिगत में ना तो मेरा विश्वास है जी, मैं नहीं मानता कोई जातिगत चीज़ है। अब उसके गांव में कोई ब्राह्मण नहीं है, भैंसवाड़ा में कोई ब्राह्मण नहीं है। अगर भैंसवाड़ के सभी चौधरी इकट्ठे का 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा उसके लिए इकट्ठे कर सका, तो इसका मतलब तो मामता है ना जी। वाह, सही बात। और जिस दिन ये कुश्ती मारा था, हमारे यहाँ एक था, पुरानी बात थी कि एक पहलवान था हमारे यहाँ बहुत अच्छा, तो उसकी बड़ी इज्जत कराते लोग, पहलवान था। तो उसका क्या था, वो पुराने जमाने की बात है, तो एक बढ़िया मैच लेकर छोड़ दे कर दे, वो किसी के खेत चुगो छो, कोई रोका था उसने, जात की बात थी कि वो गुज्जर था, क्या था, किसी का खेत चुगो, कोई नहीं रोका था उसने। और दूध उसका वो पी कर था, क्योंकि वो जो कुश्ती मारा का जीत का हुआ था ना जी, तो फिर सारा वो जो 2-3 गांव थे, वो सोचे हम जीत गए, हम जीत गए। तो ऐसे ही भैंसवाड़ भी ये सोच रहा कि अगर योगेश्वर जीत का हुआ ना, तो नहीं समझ लो भैंसवाड़ सारा जीत गया,
राम है ना, भैंसवाड़ा का जित्या ना, तो वो फिर उसके बाद वो एरिया हो जा, फिर इलाका हो जा, फिर उसके बाद स्टेट हो जा, फिर जैसे योगेश्वर दत्त जित्या ना, तो भैंसवाड़ा ने तो गौरव भाई। पर मुझे अभी तो है जी, मैं आंध्र में जाऊँगा, कहीं महाराष्ट्र में जाऊँगा, तो मैं अभी छत्तीसगढ़ का कहूँगा, अरे योगेश्वर दत्त मारा है भाई, मारा जीत का गया, लड़कियाँ जो सी जीतती तो मैं कहूँगा अरे हमारी लड़कियाँ हैं भाई, हर आदमी को गौरव उस बात से। चलो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भाई ये था एक स्ट्रॉन्ग सा इंटरव्यू हमारे कंवरपाल जी का, और बड़े बेबाक व्यक्ति, और बड़ा मज़ा आया करे भाई। 90 विधानसभा इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे मैं बड़ा खुश हुआ था वहाँ पे जाकर, और ये बातें सुन के आपका क्या कहना नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।